सो बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। और आज हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग चीज के बारे में। लेकिन जाते जाते कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म आपसे कह रहा था कि कुछ रह गया है, तो उसमें आपके पास एक चीज हम लोग बोलते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर कई जगह पर आपको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स के नाम से भी दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। बेसिकली DBE क्या बताना चाहता है, क्या बताता है, आज हम इस चीज को समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आइसोमर्स बनाए थे, किस कंपाउंड के कैसे कैसे आइसोमर्स बनते हैं, सब चीजें देखी थी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी आइसोमर हमारा कितने तरीके से बन सकता है? देखो बेटा, अगर आप लोगों के पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम या फिर IIT के एग्जाम में, तो आप लोग एक काम करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहली चीज तो लास्ट में अटेम्प्ट करना। जो आपके पास कितने आइसोमर्स बनेंगे ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हो। रीजन क्या है? एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लेगा और नंबर 4 ही देगा, तो बेटर इसको छोड़ के और बाकी चीज बनाओ कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा ही बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, सबसे लास्ट अटेम्प्ट करो, और अगर कंफर्म हो तभी टिक करो, पर नेगेटिव मार्किंग मत करो। ऐसे क्वेश्चन, राइट। अब DBE क्या होता है, कैसे निकालता है देखते हैं। किसी भी उसके लिए डबल बॉन्ड निकालने के लिए देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले हैं। कोई कार्बन हाइड्रोजन और कंपाउंड को निकाल के बताता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड को निकाल के बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं जो हर जगह दुनिया के हर कॉर्नर पे वैलिड है, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का होता है समेशन ऑफ n टाइम्स v माइनस 2/2 प्लस 1। n यहाँ पे क्या है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है C3H6O का। यहां पर कार्बन के नंबर कितने हैं आपको? 3। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन का नंबर कितना है आपके पास? 1, राइट। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो बेटा यहां पर आपको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, राइट। कार्बन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करिए। n मतलब कार्बन के नंबर यानी कि 3 इंटू कार्बन की वैलेंसी होती है 4 माइनस कितना करेंगे? 2। v माइनस 2 है ना, तो हमारे पास v माइनस 2 मतलब वैलेंसी कार्बन की -2, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। अब ये हो गया आपके पास कार्बन के लिए। दूसरा पार्ट देखिए हमारे पास किसके लिए निकालेंगे? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 6। वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की? 1 माइनस 2। ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 1। वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 -2 अपॉन 2 प्लस 1। देखो 4 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 6, 0, 2 माइनस 2 0, 0/2 0 और प्लस 1 1। मतलब इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1। समझ में आया कैसे निकालना है? निकाल लोगे किसी कंपाउंड का। सर पर हमने ये निकाला ही क्यों? बेटा इससे आपको कुछ चीजों का आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको कोई भी कंपाउंड कहता हूं और आपसे कहती है बताओ इसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे, तो आप एक काम करना, आप उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल देना। और जब आप उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अगर आपके पास उस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है तो उस कंपाउंड में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, कभी भी रिंग नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग ट्राई करना है, इसके अलावा और कुछ आपको जरूरत नहीं है। क्या ट्राई करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ उसपे स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग करना, कोई रिंग वगैरह बन ही नहीं सकती है। समझ में आती है इतनी बात? लेकिन जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास? 1। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है तो 1 का मतलब है उसमें एक रिंग हो सकती है और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। और बाकी अपने ब्रांचिंग तो करके देख लें, उसके अलावा उसके क्या हो सकती है? रिंग भी हो सकता है और एक डबल बॉन्ड कंपाउंड भी हो सकता है, राइट। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। अगर किसी कंपाउंड में DB1 आता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। अगर आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आता है तो ऐसे केस में उसके पास या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग होगा, या फिर 2 रिंग्स। समझ में आ रहा है? लेवल बढ़ता जा रहा है।
बेसिकली आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के पास ऐसा आ रहा है कि डबल बॉन्ड और रिंग इक्वल है। ये तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग आइसोमेरिज्म कर रहे थे कि हमारे पास जो फॉर्मूला एल्कीन्स का होता है वही साइक्लो एल्केन्स का भी होता है। रिंग का मतलब क्या है, साइक्लो एल्केन ही तो है, राइट? समझ में आता है? तो अगर डीबी 3 आता है, 2 आता है, तो आपके पास ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। अब सर डीबी 3, 4, 5, 6 आया तो बेटा इतना मुश्किल वाला आप लोगों को तो नहीं देंगे, है ना? लेकिन ऐसे जरूर पूछ सकते हैं कंपाउंड देकर कि बताओ इसका डीबी कितना है, ऐसे तो पूछ सकते हैं। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, ये पूछ सकते हैं। मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए आप याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग 2 नंबर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग कितने नंबर देंगे उसको, 2। डबल बॉन्ड के लिए कितने नंबर दोगे आप, 1। और हर एक रिंग के लिए 1 नंबर दोगे। लेकिन बाकी इन सबके कंपाउंड होंगे उनको कोई नंबर नहीं दोगे, सिर्फ किसके नंबर दोगे, देखो डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए और रिंग के लिए। आइए इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले देखिए डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। हाँ बेटा 9 ही आया, यही रखा था मैंने, बताओ। अरे वाह, तो बेटा आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का नंबर कितना दिया था, 1। तो 5 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 5 into 1 यानी कि 5 आ गया। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 1 ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 into 2 यानी कि 2 आ गया। और उसके बाद इसमें 2 रिंग्स हैं, तो 2 रिंग का मतलब कितना आ गया, 2 into 1 यानी कि 2। समझ में आ गया? तो इसलिए आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा, 9, राइट? अब मैंने कहा था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे रहेंगे जो आप लोगों के पास फिक्स हैं, मतलब याद रख सकते हो, रख लो, वरना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि कुछ के तो हम लोग बना के देख चुके हैं आइसोमर्स वगैरह, राइट? जैसे कि पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं, वही नॉर्मल पेंटेन वाला अगर आपको याद हो तो जगह बचो, यहां बनाया 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ये 3 आइसोमर बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। ये तो क्लास 10 में करते हुए आते हैं, राइट? तो ऐसे ही अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हेक्सेन के 5 बनेंगे, पेंटेन के कितने बनेंगे, 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के कितने बनेंगे, 9, ऑक्टेन के कितने बनेंगे, 18, नोनेन के 35 और डेकेन के 75। अब मैं इतने आइसोमर कहां से बना दूंगा तुम्हारे लिए, तो बेटर है कि ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा ये 2 पूछे गए रिजल्ट हैं, C4H6 ये एक एल्काइन है और एल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आया होगा, और अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आया है तो उसमें ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन इन सबको मिला के अलग अलग तरीके के आइसोमर बनेंगे और टोटल आइसोमर की संख्या C4H6 की कितनी आएगी बेटा, हमारे पास 9 आएगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पूछा जाएगा तो आप लोग इस पे टिक मार सकते हैं सीधा बना के। जिसको देखने देख लेना, मेरे से बनवाने मेरे से क्लास के बाद बनवा लेना, राइट? C5H8 सेम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, तो इसके कितना आइसोमर से पूछे गए हैं सीधे 27। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे एक दो से अच्छी बुक से तो आपको मिले तो आप ये चीज टिक सीधा कर सकते हैं। तो हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H8 ऐसे सीधा पूछ रहे तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया है? तो इस तरीके से आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे पास किस टाइप में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एक पार्ट में, जो कि हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप लोगों के पास आते ही सबसे पहले दे रखा है कि इट इन्वॉल्व्स हिंडर्ड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। अगर आप लोगों को कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर याद हो, C2H2 हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, तो मैं एक बार चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग से आप लोगों की रूबरू मुलाकात करवाना चाहता हूं, जो हमने उस समय करी थी। ऐसे था कुछ कि कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो था हमारे पास ऐसे, ये सिग्मा, ठीक है, ये वाला तो हमारे पास छोटे वाले छोटे वाले बॉन्ड हमारे पास रहते थे, ये वाला बॉन्ड याद आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास अब हाइड्रोजन के साथ तो मैं क्या ऐसे इसका था, तो हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड स्फेरिकल वाला बॉन्ड बना दो, याद है? बना के दिखाया था लॉलीपॉप और वो लेकर मैंने, तो ऐसे। अब इसका पाई बॉन्ड कैसे बनता था, याद है आपको? ये वाला और ये वाले होते थे, तो डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास ये वाले ओवरलैप करते थे, है ना? तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड होते थे।
तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है एक्चुअल में इट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट दिस डबल बॉन्ड, यानी कि इस बॉन्ड में प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पाता है। डबल बॉन्ड की तो दिक्कत थी ना कि डबल बॉन्ड प्रॉपर रोटेशन नहीं कर पाता। सिग्मा बॉन्ड जो था वो प्रॉपर रोटेशन कर रहा था हमारे पास, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्रॉस ओवरलैपिंग से जो हमारे पास पाई बॉन्ड रहा था वो पूरा नहीं घूम पा रहा है। यस, हिंड्रेंस क्रिएट वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, इट वाज हिंडर्ड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में हिंड्रेंस आ जाती है मूवमेंट, और उसकी वजह से एक नया आइसोमेरिज्म हमारे पास आता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वेल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे देखो लिख रखा है उनका सेम फॉर्मूला होगा। सेम कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तो आपको ऐसा देखने को मिलता था ना कि चलो ये 4 हो गए, इसको ऐसे लिख दिया, ये अलग हो गया, लेकिन वहां पर तो कनेक्टिविटी भी आपको सेम देखने को मिलेगी। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें कनेक्टिविटी देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इस पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल सही बात आ रही है कि सारे स्ट्रक्चर भी सेम है सर, ये तो राइट। लेकिन आगे कहता है दे हैव सेम फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, आपको वो डिफरेंट नजर आएगा। यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सारी लाइन क्या कहना चाहिए। जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आइए फटाफट से एग्जांपल पे चलते हैं। उससे पहले ये दो काम और समझ लेते हैं। एनेंशियोमर्स कौन से होते हैं और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। देखो एनेंशियोमर्स वो होते हैं हमारे पास जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन सुपरपोजेबल नहीं होते। क्या नहीं होते? सुपरपोजेबल। अब यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक आता है सुपर इम्पोज, एक आता है सुपर इम्पोज और एक आता है सुपरपोज। ये दो वर्ड जनरली लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं सेम जैसे, बट दीज आर नॉट सेम। सुपर इम्पोज का मतलब है कैसे भी चढ़ जाओ, मतलब कैसे भी एक के ऊपर एक आ जाए, लेकिन सुपरपोज का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिक्स होने चाहिए, उसको सुपरपोज बोलते हैं। लेकिन अगर बस जैसे ये इसके ऊपर मैंने ये लगाया तो ये सुपर इम्पोज क्योंकि इसके ऊपर आ गया, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल ये लगाऊंगा तो ये सुपरपोज बोलूंगा। राइट। वेल मेरा एक हाथ अगर मैं देखता हूं तो दूसरा हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन अगर मैं इनको आप लोगों के सामने ऐसे रखूंगा तो क्या इन्होंने सुपरपोज किया अपने आप को? नहीं। अंगूठा बाहर आ रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एनेंशियोमर्स। यानी कि ऐसे मिरर इमेज जो अपने आप को सुपरपोज नहीं करते हैं वो हमारे पास एनेंशियोमर्स होते हैं। ये वाली चीज नहीं होगी एनेंशियोमर्स। ठीक है। अभी जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और ये वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसमें भी फर्क है। तो जब ऑप्टिक, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। आइए बस ये समझो कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मिरर इमेज जो अपने आप को सुपरपोज नहीं करते हैं वो आपके क्या हैं? एनेंशियोमर्स। और इसी में डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं बेटा? जो मिरर इमेज ही नहीं होते। कहानी खत्म करो। जो मिरर इमेज ही नहीं होते लेकिन बाकी सब चीजें सेम है, वो हमारे पास क्या है? डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शुरू करें। आइए देखते हैं क्या होता है सिस और ट्रांस। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो सेम एलिमेंट हैं या सेम कंपाउंड हैं वो एक ही तरफ हुए तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सिस कंपाउंड बोलते हैं। और यहां पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर आप देख रहे हो तो देखो इस कार्बन पर, इस कार्बन पर इधर 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 सब कुछ सेम आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे केस में आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है
इसका नाम आ जाएगा सिस, और बाकी सब कुछ सेम। 1 और 2 पे डाइक्लोरोइथीन, ये तो हम लोग कर चुके हैं भाई। 1 2 डाइक्लोरोइथीन तो हम लोग आईपीएससी में कर चुके हैं। बस अंतर क्या है कि अगर दो जगह अगर सेम आ रही है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। यहां पर देखो नाम क्या आएगा, 1 2 डाइक्लोरोइथीन तो चेंज होने से रहा, लेकिन फॉर्म क्या आ गई इसकी, ट्रांस फॉर्म आ गई। राइट, समझ में आता है। ऐसे ही अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जब मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वाला पहला टॉपिक पढ़ाया था, तब आपको मैंने इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस बताया था। एक सॉलिड बॉन्ड है और एक वेज डैश है। सॉलिड वाला बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है और वेज डैश वाला इस बोर्ड के पीछे जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तुम लोगों से पीछे भाग रहा है। राइट, तो ये बॉन्ड आपके सामने और ये बॉन्ड आपके पीछे। तो आप देखो कि इसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस। लेकिन जब दोनों सेम वाले होंगे तो ये हमारे, क्योंकि देखो दोनों टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहे हैं ना यार, आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इसी की तरह से दोनों एक ही प्लेन में टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। यहाँ पर देखना एक टुवर्ड्स है और एक अवे है, तो इन दोनों का अरेंजमेंट जैसे यहाँ पे डिफरेंट था ऐसे यहाँ पे भी तो डिफरेंट हो गया। राइट, इसलिए फॉर्म कौन सी होगी, ट्रांस। और नाम तो आपको पता ही है, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इससे फॉर्म हो गई और एक ट्रांस फॉर्म। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है ट्रांस में? आगे चलते हैं, अभी और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास ये सिस फॉर्म है, सी डबल एच है, ये ट्रांस फॉर्म है। बेटा अगर यहाँ पर आप देख रहे हो ब्यूट 2,3 डायोइक एसिड, तो यहाँ पर ब्यूट 2,3 डायोइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए जो सिस फॉर्म होती है इसकी, इसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, जो कि इसमें पाया जाता है एप्पल है मैलिक एसिड। ठीक है, ये मैलिक एसिड है। और इसी का ट्रांसफॉर्म देखो, सी डबल एच और सी डबल एच हमारे पास इधर है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटा हमारे पास, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। सर क्या सिस और ट्रांस में कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, देखो कितना बड़ा फर्क पड़ा। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने इसको ऐसे उठा लिया, तो ये देखो सी सी दोनों तरफ एच और सी डबल एच, ये सिस फॉर्म ही है। मैंने बस इस कंपाउंड को ऐसे उठा दूंगा डांस कराने के लिए, खड़ा कर दिया इसे, तो सी के इधर सी डबल एच, इधर सी डबल एच और इधर एच है और इधर एच। राइट, यानी कि सिस फॉर्म ही है। जब मैं इसको ड्राई P2O5 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो होता क्या है, इधर से आप लोगों के पास ये वाला H और ये OH रिलीज आउट हो जाता है, यानी कि H2O बाहर निकल जाता है। राइट, और अगर H2O बाहर चला जाएगा तो इन दोनों कार्बन को, जैसे मैंने आपको फोटोमेरिज्म में बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ऐसे यहाँ पे भी एक नया बॉन्ड बन जाता है जो कि दोनों को ऑक्सीजन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे पानी बाहर चला गया और इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक मैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, साइक्लिक मैलिक एनहाइड्राइड। कौन से वाले को, ये तो नॉर्मल बेटा कंपाउंड बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गई अब। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास ये कंपाउंड स्टेबिलिटी के लिए। राइट, अब ड्राई P2O5 इसके केस में दिखाता है, लेकिन इसके केस में नहीं दिखाएगा। रीजन क्या है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पर बनाऊंगा तो देखो ये एक्चुअली पास पास थे तो पानी निकलने के चांसेस थे, लेकिन उसमें तो क्या है कि एक सी डबल बॉन्ड O, OH इधर है और एक इस तरफ है, ये है आपके पास फ्यूमेरिक एसिड। इसमें कहां से बॉन्ड बनाएगा भैया, ये है ना फ्यूमेरिक एसिड। तो अब ये फ्यूमेरिक एसिड जो है ये तो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। यहां पे हाइड्रोजन H2O निकला, क्यों निकला, पास पास थे, सिस फॉर्म में पास पास थे, लेकिन ट्रांस फॉर्म में पास पास नहीं थे। तो इसको अगर आप ड्राई P2O5 में रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन आपको समझ में आ चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कंपाउंड देखिए जरा, यहाँ पर क्या कह रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 एक तरफ है और HH एक तरफ है। राइट, मतलब इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, इस तरफ, तो ये सिस फॉर्म दिख रही है जी? नहीं, ये आज से आपको सिस फॉर्म नहीं दिखेगी। ध्यान रखना, सिस फॉर्म नहीं हो सकती अगर एक कार्बन पे आइडेंटिकल चीजें लगी हुई हैं तो, जैसे कि इस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है ना, तो ये कभी भी सिस फॉर्म नहीं हो सकता बेटा। सिस फॉर्म कब होता, जब ये CH3 इस H की जगह पर लगा होगा। ठीक है, एक कार्बन पे अगर दो आइडेंटिकल चीजें हैं तो आपके पास ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इट वोंट शो कि आपके पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है।
वही रख दो। तो कुछ नहीं है, सर ट्रांस हो जाएगा। वही ना। नहीं ये कोई फॉर्म ही दिखाएगा, कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखाएगा ही नहीं ना। ट्रांस ना सिस। सिस कैसे दिखाएगा बताइए? जब अलग अलग कार्बन पे सेम तरफ, लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन पे तो सेम ग्रुप है ना, एक कार्बन में दो सेम ग्रुप काम नहीं करेगा भैया। समझ में आ गया डिफरेंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो भैया यहाँ पे सीधे सीधे कहते हैं दिस वोंट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एज वन कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड हैज सेम ग्रुप। तो बिल्कुल देख सकते हैं वन कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी हो चाहे मतलब यहाँ पे अलग अलग होते हैं ना, और यहाँ पे सेम है तो वो भी नहीं दिखाएगा। अगर किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ गए तो इट वोंट बी शोइंग एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस वहां पर नहीं हो सकता है। अब पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी सिस और ट्रांस की। आप मान के चलिए ब्यूटेन, मैंने इसको तरीके से लिख दिया है, CH3 को इधर लिख दिया। तो देखो ये आपके पास अब सही देखो, पिछले वाले केस में वहां पर क्या था कि यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे H था ना, तो ये तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा अब मैं अच्छे से लिख रहा हूं और मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस, राइट। समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ गया सिस और ट्रांस कौन सा होता है, कौन सिस ट्रांस नहीं है, राइट। ओके, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। चलो डायपोल मोमेंट, ये वाला कार्बन का मॉलिक्यूल इस तरफ लेके आ रहा है अपना डायपोल मोमेंट, ये इस तरफ लेके आ रहा है। इसका देखो ये इस तरफ से और ये इस तरफ से, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों एड ऑन हो रहे हैं, और यहां पर देखना ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल और ऑपोजिट आ रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। और ये तो मैंने आपको चैप्टर 4 में पढ़ाया था, डायपोल मोमेंट Q into L और अंडर रूट वही पाया, कौन सा वेक्टर वाला फॉर्मूला लगता है निकालने के लिए, राइट। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट सिस का 0.33 डिवाई पाया गया। डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या है, डिवाई, DEVYE, ठीक है। और ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0। समझ में आ गया, इक्वल और ऑपोजिट लग रहा है, ट्रांस से यहाँ पे आगे 0। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो सिस का ट्रांस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास सिस वाला फॉर्म होता है वो थोड़ा स्टेबल नहीं बोलेंगे बेटा, स्टेबल तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होता है। सिस वाले फॉर्म की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा आता है। तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा आने की वजह से इसका डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन मैं अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो आप देखोगे -136 तो सिस फॉर्म का है, -109 आपके पास ट्रांसफॉर्म का है। 109 106 है, 106 यानी किसका ज्यादा है, ट्रांसफॉर्म। माइनस में जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी है ना, हाँ कहीं कहते हो सही तो 139 माइनस भी तो लग रहा है, राइट। तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस ज्यादा होता है। क्यों? देखो मेल्ट होने का मतलब क्या है, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो मेल्टिंग है। अब सुनो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांस वाले सिमेट्रिकल होते हैं, अच्छी तरह से अपने स्ट्रक्चर में फिट होकर बैठते हैं, जिस वजह से उनको उनके स्ट्रक्चर से निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। समझ में आ गई ये लाइन दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? साफ साफ ज्यादा है क्योंकि हमारे पास एक TIR ज्यादा होता है। TIR का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्लास 10th में पढ़ाया था, डायमंड की स्पार्कलिंग जो होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर भी काम करता है, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग नापते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस फॉर्म का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। ऐसा क्यों? कि भैया ये सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है तो एक प्लेन है जहां से लाइट आराम से चली जाएगी, लेकिन जहां पे अनसिमेट्री होगी, लाइट यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई, तो ऐसे टकराती रहेगी, और जब टकराएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब TIR ज्यादा हो जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए आपको बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास यहाँ होता है। दूसरा आपको बोल रखा है कि सिस जो है ज्यादा लेवाइल है एज कंपेयर टू ट्रांस। लेवाइल का मतलब क्या है, इजिली अटैक कर देगा किसी पे भी, या कोई भी इस पे आके अटैक कर देगा, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म अगर आप देखोगे तो देखो सिस पे खाली है, इधर से कोई आ रहा है तो ये तो हाइड्रोजन को हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस जगह। हाँ इस तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि भैया इस तरफ से हो जाएगा CH3 से भाग जाएगा, CH3 पावरफुल है हाइड्रोजन के मुकाबले, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन। लेकिन जब किसी को पता है कि इस तरफ किसी गर्लफ्रेंड के पापा खड़े हैं तो उधर से क्यों जाएगा, वो किधर से जाएगा, पीछे रास्ते से जाएगा, पापा तो इधर ही है ना,
नमस्ते बोलने जाएगा। नमस्ते, अबे पागल है क्या, वो इधर से जाएगा, तू ही जाता होगा नमस्ते बोलने, वो इधर से जाएगा, पापा है नहीं, उसने बताया होगा कि बेबी सुनो पापा इधर है, पापा इधर है, तुम इधर से आना, ठीक है भैया, ठीक है, मोर लेवाइड है, प्रोन टू अटैक है, तो यहाँ से कब्जा किया जा सकता है, भगा के लिया जा सकता है, बिल्कुल भगा जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर केस देखना, इधर पापा खड़े थे, ताऊ जी खड़े हैं, भाई आज मत आ, दोनों तरफ खतरा है कि नहीं, तो भागने में कोई चांस नहीं है। रीजन क्या है कि यहाँ पे बल्कि ग्राउंड और दोनों तरफ से, तो अटैक करने है, तो ये अटैकिंग यहाँ पे चांस ज्यादा हो गया ना बेटा। बेसिकली ये ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें दिख गया ऐसा, ये तो स्पेस में ऐसे घूमता रहता है, राइट। तो ये एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पे वीक पॉइंट आएगा, लेकिन इसका ये वीक पॉइंट नहीं आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, समझ में आया। इसलिए इट इज मोर लेवाइड टू अटैक, इसलिए लेवाइड, इसको ओवर स्कूटा रूल भी बोलते हैं, ओवर स्कीटा रूल, यही है सारे स्पेलिंग, बट यही होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होती है, ट्रांसफॉर्म की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रहती है, और जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रहती है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हमारे पास ट्रांस वाला एल्कीन स्टेबल ज्यादा रहता है। रीजन पूछेगा तो इट हैज लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग आपका सिस और ट्रांस, इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो बेटा आफ्टर एंडिंग नहीं बोलूंगा, बस एक छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने खत्म किया उसको, राइट। अभी भी हमारे पास छोटी मोटी चीजें इसमें रह जाती हैं। देखो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक सीखा कि अगर आपके पास इस कार्बन के इधर, राइट, CH3 अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, तो आप मुझे बताइए ये आपका ज्योमेट्रिकल है या नहीं है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब इसमें आपके पास एक कार्बन पे सेम है, तो सर इसे उड़ाओ पहले, ये आपकी बात मुझे बिल्कुल पसंद है, ठीक। आप लोगों ने ये सीख लिया कि सर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, सिस फॉर्म। सर अगर आप इसे CH3 से लिखोगे तो आपकी ट्रांसफॉर्म है, हम आपकी इतनी बात से सहमत हैं, ठीक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने लिख दूं तो आप मुझे बताइए ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म? कोई नहीं है, ऐसा नहीं बेटा, सिस भी नहीं है, ट्रांस भी नहीं है। इसके लिए अब IUPAC एक नया रूल देती है जिसका नाम है EZ नॉमेनक्लेचर। कौन सा नाम है? EZ नॉमेनक्लेचर। क्या होता है देखो, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को पकड़ लो और एटॉमिक मास के बेसिस पर नंबर आप देंगे। नंबर आप जो देंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपने ब्रोमीन और आयोडीन को चेक करना है और एक बार आपने फ्लोरीन और क्लोरीन को चेक करना है, यानी कि कार्बन के इधर वाले कंपाउंड को चेक करिए और इस कार्बन के इधर कि डबल बॉन्डेड चीजें उस पर आपको चेक करना है, राइट। यहां पर आप लोगों के पास मेरे को बताइए कि ब्रोमीन और आयोडीन में से किसका मास ज्यादा होता है? आयोडीन का। तो जिसका मास ज्यादा है उसको नंबर डाल दीजिए 1। इन दोनों में से? हाँ, इन दोनों में से बस। इस साइड से क्यों करते हैं? किस साइड से? इस साइड से कर दूं? ठीक है भाई, मेरे को मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं है, सना की बात पसंद आई। सना बहुत सारी इस तरफ से बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका मास ज्यादा है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन को दे दो 1, फ्लोरीन के पास ऑटोमेटिकली 2 जाएगा, राइट। और इस पे सेम वही चीज करोगे तो भी नंबर तो वही जाएगा। नहीं, 3 4 नहीं करना बेटा, 1 2 1 2 ही करना। अगर आपके पास 1 1 सेम है, इससे क्या मतलब है? पहले इधर को देखना है आपको, एक तरफ का देख लो बस पहले, कोई सा भी जिसका मास ज्यादा उसको 1 दे दो, जिसका मास कम उसको 2, जिसका मास ज्यादा उसको 1, जिसका मास ज्यादा। पहले आपने ना 1 और 2 देना और 2 और 1 दे दो। कोई बात नहीं, अब तो बिल्कुल परफेक्ट है, इतना समझ में आया। अच्छा, अगर आपका 1 और 1 एक ही तरफ है तो ये सिस होता था, लेकिन अब मत करना,
अब इसे लिखना Z, Z, ठीक है। और नाम बिल्कुल वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है इनका, पता ही होगा आपको, सब्स्टिट्यूएंट्स वालों का। इसमें कोई मास का नंबर नहीं होता, इसमें ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, फिर आयोडो और इथीन, ठीक है। तो इधर चल जाएगा 1 2 डालेगा तो 1 ब्रोमो, 2 फ्लोरो, 3 आयोडो, मतलब क्लोरो, इसके हिसाब से इथीन का नाम समझ में। बस नाम क्या लगा देना आप लोग, Z। समझ में आ रहा है? Z बेटा, E और Z। अच्छा Z क्या बताना चाह रहा है बेसिकली, पूरा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो मेरे को नहीं पता, बट Z होता है जुजादैन, मतलब जुजादैन होता है। पोकेमॉन का नाम लग रहा है। नहीं मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद यही है, बट इसका मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सेम, मैंने ग्रीक वर्ड से आया था, तो ये इसका वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है आपका सेम। और इस सेम तरफ अगर ये आपके पास ये वाले प्रायोरिटी आ जाते हैं तो उसको हम लोग Z की लिख सकते हैं। सेम मतलब कि ये सेम तरफ आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसी चीज को ऐसे कर देते तो आपका 1 और 2 इधर आता, तो इसके केस में अब आपके पास 1 और 1 क्या हो गए, एंटी हो गए, तो इसको हम लोग देंगे फिर नाम E, ठीक है। समझ में आया? तो बेसिकली आप कैसे तो ट्रांसफॉर्म को E, लेकिन ट्रांसफॉर्म पता कैसे रहेगी, बात मुझे ऐसे पता है नहीं, पर आपको 1 भी देना पड़ेगा। तो अगर 1 1 ऑपोजिट में हुए, E का मतलब E उससे ऐसे करके कुछ था, मतलब एग्जैक्ट आज में देख के बता दूंगा गूगल वगैरह से, ये एन की फॉर्म होती है। ये जब यूज करेंगे जब अलग जब हाँ जब ये सारा अलग अलग होंगे तब आपके पास EZ नेमिंग यूज करने को बोलेगा, राइट। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसे कह दे C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, प्रोटियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब बेसिकली हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, तो ऑब्वियसली बात है मास तो प्रोटियम का ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इसे 1 देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन में से इसका हमारे पास क्या आएगा 1, तो ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, Z फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ रहा है? Z फॉर्म मतलब सिमेट्री, सेम तरफ जो रहेगा, सिमेट्री नहीं सेम तरफ, ठीक है। हाँ, टाइप ऑफ सिस कह सकते हैं। अब आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि आपके पास आपका दिया हुआ कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर चलो CH3, वैसे तो ये देखो आपको यहां पर इससे आप देख के बता सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्म है, तो मैं इसको बदल देता हूं, यहां पे इसको मैं बदल देता हूं और यहां पर मैं चलो CH3 ना देकर H ही देता हूं। तो आप लोग यहां पर तो इसको यहां पर ऐसे दे सकते हो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे, लेकिन यहाँ पे फंस जाओगे ना, यहाँ पे फंस जाओगे। ये देखो यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन, तो ऐसे केस में अगला पकड़ लो ना, इधर ऑक्सीजन है, इधर क्या है हाइड्रोजन, तो इधर बन जाएगा ना। समझिए कहानी को भाई, इसको खोल दो, ये आएगा CH H H, ये तो O आ गया, ये O आ गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में इधर बनाएगा इधर बनाएगा तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एंटी यानी कि E फॉर्म है। नहीं ऐसे ऐसे नहीं है, लेकिन जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कहानी वो मैं आपको समझाऊंगा। अब हो सकता है आपके पास कंपाउंड में ऐसे रहता, सपोज करो, तो किस तरफ जाते हैं हम लोग, तो किस तरफ जाते हैं, अगर ये मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड खोलना सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग बॉन्ड खोलना सीखेंगे। अगर C डबल बॉन्ड O है बेटा, तो आप इसको ऐसे समझिए कि C के साथ एक O, फिर एक O के साथ C डबल बॉन्ड O का मतलब ये है, यानी कि अगर मैं इसको खोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसे COOC, C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था आया नहीं, बस वो बताना चाहता है, एक्चुअल में बताना नहीं चाह रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो एक्चुअली इसको लिखते हैं ऐसे, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O लिखा है तो आपको ऐसे खोलना है, और C ट्रिपल बॉन्ड O लिखा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा है बेटे, इसको कैसे बोलेंगे, CN NC CN, ये आपका पूरा कंपाउंड है, यानी अगर CN है तो आपको लंबा बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो है आसान, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब आपको वैसे ही पता है कि CO और CN में O की प्रायोरिटी ज्यादा है, मास O का ज्यादा है, फटाफट देख के लगा दो। वो तो एक आधा केस अगर बन गया लंबा सा फंस गए तब की बात आएगी। अगर बाय चांस दो चीज सेम कंपेयर करने के लिए आगे C डबल बॉन्ड O फिर आगे OH दे दिया
या किसी में उसमें दे दी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि बॉन्ड कैसे खोलना आना चाहिए उसमें, राइट? समझ में आता है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? तो ये आपके पास ई और जेड तरीके की नेमिंग। वेल ई जेड की नेमिंग आपके पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड भी दे सकते हैं। क्या रोड बना रहे अरे कुछ ही बना देते हैं, इनकी मर्जी है भाई, इनकी मर्जी है। एग्जामिनर दे दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आज तक पढ़ा कुछ किसी चीज से? मेरे मन में यार बना दिया। अब क्या बताओ इसमें ई कौन सा है, जेड कौन सा है? हमें क्या कुछ नहीं। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे याद करो, ये याद है ना? सेम एक तरफ से तो क्या थे? जेड सिस नहीं जेड, राइट? ऐसे केस में हमारे पास देखो यहाँ पे कार्बन मारो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी सी एस बात है तो पक्का है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, राइट? अब मेरी एक बात ध्यान सुनो, ये डबल बॉन्ड था, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन इस कार्बन पर सिमेट्रिकल चीजें हैं, सेम हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ की पोजीशन में वो ई जेड भरता है, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। एंड में नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में चेक करेंगे उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसमें देखते हैं अभी क्या आएगा, राइट? आइए तो मैं इसको उठा के ऐसे लिख दूं, ये कहानी थी, तो यानी कि यहां पे तो कुछ ही पॉसिबल नहीं। अच्छा तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 4 वाले कार्बन में जरा खोल दूं तो कुछ ऐसे जा रहा है, एक इधर और एक इधर, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है? हाइड्रोजन ही है। 20 कार्बन पे इधर तो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो देखो सेम चीज इधर जा रही है, सेम चीज इधर जा रही है और इधर हाइड्रोजन, यानी कि ये जो पोर्शन है 4 पे क्या है हमारे पास? जेड का पोर्शन है। 4 पे कौन सा पोर्शन है? जेड का। समझ में आ रहा है? साफ साफ भाई, सीधी सीधी वही जा रहा है, 4 पे जेड का पोर्शन है। 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, देख लेंगे। तो अब 6 पे देखना जरा, सेम वही आ रहा है, 2 नीचे जेड जा रहे हैं यार, ये भी सेम है, ये भी सेम सेम तो जा रही चीज है। तो ये हमारे पास क्या है? 6 पे भी, 4 पे भी जेड है, 6 पे भी जेड है। अब 10 पे देखो, इधर और इधर ये भी सेम जा रहा है, तो यहाँ पे 10 के पास भी क्या जा रहा है? जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 6 10 जेड। पूरे कार्बन कितने? 9 10 11 12, डाइडेक, डोडेक, 12 को बोलते हैं डोडेक। 1 4 6 और कहा है 10, 1 4 6 10 डोडेक, ई नहीं, यहां से, हाँ डोडेक कितने? 1 4 6 मतलब टेट्राइन हो गए ना, 4 ई। ठीक है, तो बस आपको ई जेड का पता रहना चाहिए। यहां पे हमारे पास क्या आ रहे हैं? सारे के सारे जेड आ रहे हैं। अच्छा अब देखना जरा, मैं आपसे अगर इसी कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, ऐसे अगर मैं कर देता हूं, एक डबल बॉन्ड इधर देता हूं, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, इधर ही बनाई देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? इसको ऊपर चला, राइट? यहां पे अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये इस कंपाउंड का नेम क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। नंबरिंग यहां शुरू करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर जा रहा है, तो नंबरिंग शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उसकी टेंशन नहीं, एक्सीडेंट बन जाएगा, उसको लिख। यहां पे मैं तो आपको बताना है ई और जेड। तो देखो 2 पे दोनों तरफ सेम जा रहा है, इस तरफ, तो ये तो हो गया हमारे पास 2 पे जेड। लेकिन 4 पे देखना, ये कार्बन ऊपर की तरफ है, कार्बन नीचे की तरफ। समझ में आ गया क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको? 4th कार्बन पे अगर मैं यहाँ पे कार्बन बनाता हूँ, देखो 2 पे तो यार कैसे 2 करूँ, ये 2 है जेड, ठीक है, राइटिंग तो ये बहुत माशाल्लाह, तो समझ में आ रहा है ना यार? तो देखो ये सी का ये ऊपर
और इस वाले कार्बन पे CH, ई है ये। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? ई। क्योंकि इस पे हाइड्रोजन इधर होगा, इस पे हाइड्रोजन इधर होगा, तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ई फॉर्म। समझ में आ गया ई फॉर्म कैसे दिखेगी इस क्वेश्चन में? तो ये जो आपके पास आएगा फोर्थ कार्बन पे क्या आएगा? ई। इसके बाद 8 पे क्या आएगा? Z, 10 पे क्या आएगा? Z, 12 पे क्या आएगा? 13 पे ई आएगा। 13 पे मेरे हिसाब से ई आएगा। इधर है और एक इधर, बेटा ई आएगा। ई आएगा। ठीक है, 13 पे ई आएगा और ऐसे 1 3 5 7 जितने भी हो जहाँ पे हो उतने पेंटाइन जितने भी कुछ भी नहीं आएगा। 12 पे कुछ है ही। EZ सिर्फ कहां पे हो सकता है? जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, राइट? समझ में आ गया? इस तरीके से आपके पास EZ की नेमिंग का लोचा हो जाता है खत्म। ओके बेटा, EZ खत्म, सब कुछ खत्म, बस आज की लास्ट करते हैं लोग नेमिंग कौन कौन सी जिसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड या फिर N डबल बॉन्ड एंड रखे हुए हैं। भैया उनमें क्या करते हैं? उनमें हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, जैसे यूज कर लो या ND यूज कर लो, आपकी मर्जी है। हाँ, कसम से आपकी मर्जी है, देखेंगे मर्जी कैसे, बट पहले कुछ चीज सीख लो। देखो ये बनता कैसे है? एल्डोक्साइन, एसिटाल्डोक्साइन, एजोबेंजीन, एजो कंपाउंड, ये सारी चीजें 12th क्लास का एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे सीखेंगे। और जब हम लोग अभी एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब लेक्चर्स देंगे तब भी हम लोग थोड़ा बहुत सीख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? अभी हम लोग देखते हैं कि बस अभी के समझने के लिए, राइट? मैं आपको ये नहीं बता रहा कि बना कैसे, हालांकि था एक स्टेप का, बट अभी के कंफ्यूज जाओगे, छोड़ देते हैं, बेसिक सीखेंगे सारी चीज। देखो बेटा, एल्डोक्साइन किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। ये बेसिकली एल्डिहाइड से आया है, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्साइल अमाइन से आया, यानी कि अमीन ग्रुप NH2OH ग्रुप से आया, बट हम लोग उसे छोड़ देते हैं अभी, गोली मारो उसे। अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जब C के साथ एक H, सिर्फ एक H है यहाँ पर, तो ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और अगर इस H की जगह पर हमारे पास दोनों तरफ कार्बन के ग्रुप है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? कीटो ग्रुप कंपाउंड आएगा, राइट? तो ये कीटो ग्रुप का है, इसलिए इसे कीटोऑक्साइड बोल दिया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने? एल्डोक्साइन। अब इसकी नेमिंग देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? NOH। अब यहाँ पे इस बात का मतलब है N के पास हमारा अभी काम पूरा तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर रहता है और लोन पेयर हमारे पास ये दिखा दिया, मतलब इसका ये फॉर्म ये हो जाएगा एक फॉर्म। अब IUPAC कहती है कि जब भी आप ऑक्साइन के नेमिंग करेंगे, जैसे हम लोग EZ देखते थे, तो बिल्कुल सेम वही है बेटा, सेन और NT में हमारे पास जो सेन फॉर्म है ना, ये हमारे पास Z फॉर्म और NT फॉर्म हमारे पास E, यानी कि सिस और ट्रांस की मान लो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देखना क्या है? इस चीज का अंतर है, देखना है हमें H और OH को। अगर H और OH एक ही तरफ हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? सेन, और नाम तो आपको एल्डोक्साइन में बाद में बता दूंगा कैसे आता है, राइट? अभी के लिए बस याद रखिए एल्डोक्साइन में, और इसमें अगर H और OH एक ही तरफ है तो हमारे पास सेन एल्डोक्साइन, और अगर अलग अलग है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा? सिंपली एंटी एल्डोक्साइन, राइट? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं अगला। तो एल्डोक्साइन के लिए आपको क्या देखना है? बेसिकली H और OH देखना है। जैसे कीटोऑक्साइन देखना, तो कीटोऑक्साइन आपको पता पड़ेगा इस H के रिप्लेसमेंट में कोई भी एक कार्बन निकालने वाला हूं। हां, ये जरूरी है कि मैं कार्बन C2H5 ले रहा हूं, CH3 नहीं ले रहे बेटा। अगर CH3 ले लो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा इस कार्बन का, तो बात बनेगी नहीं, इसलिए मैंने डिफरेंट कंपाउंड लिया, डिफरेंट कीटोन लिया है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो प्रोपेनॉन से कहां नेक्स्ट का ब्यूटेनॉन लिया है, C2H5C डबल बॉन्ड O और CH3, फिर यहां पे NH2 यार मैं बना के दिखा दूं, लोग इसका कंफ्यूजन हो। ब्यूटेनॉन को अगर ऐसे आता है C2H5CH3 डबल बॉन्ड O, ये था, और यहां पे आता है बेटा हमारे पास NH2OH ग्रुप, राइट? अब होता क्या है, बनता कैसे है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है एलिमिनेट, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है एलिमिनेट, और बचा कंपाउंड इसको हटा दो, H2 एलिमिनेट कर दो, तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N और OH बन गया। इस तरीके से आपके पास कीटो ग्रुप बनता है, कीटोऑक्साइन। एल्डोक्साइन की बात करें वहां पे एल्डिहाइड, यहां पे क्या है? एल्डिहाइड, यानी कि CH3CH ग्रुप बनेगा, तो यहां पे आ जाएगा CH3CH है, तो हमारे पास CH और डबल बॉन्ड हो, ये लिख सकता हूं, सिंपल से ही कंपाउंड है, तो वही कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप लेना है, एल्डोक्साइन बना रहा हूं तो एल्डिहाइड लेना है, और इस साथ इसको लिंक कराऊंगा दोबारा से NH2OH। कहानी क्या होगी भाई? H2O बाहर हो गया, और बेटा H2O के बाहर होते हमारे पास एक और C डबल बॉन्ड इससे बन जाएगा इनके साथ, तो C डबल बॉन्ड N के साथ बना दो और CN बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये कंपाउंड है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? तो ये एंटी एल्डोक्साइन कैसे क्यों बोला? कि H और OH हमारे पास अलग था, सेम क्यों बोला? कि हमारे पास सेम। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं कीटोऑक्साइन की, तो कीटोऑक्साइन आपको देखिए कीटोन ग्रुप यूज हुआ था, तो यहां पे दो ग्रुप हो गए, सेम ग्रुप है तो नहीं बन पाता, ज्योमेट्रिक आइसोमर बन नहीं पाती है, कार्बन के दो सेम ग्रुप नहीं दिखाएंगे भैया, किसी कीमत पे नहीं दिखाएंगे, बात हम लोग देख चुके हैं, राइट? अच्छा, अब फटाफट से इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोऑक्साइन तो आ गया। अब
यहाँ पे तो सर आपके पास H और OH है ना, यहाँ पर आपके पास H और OH, यहाँ पे आप बता रहे हो कि H और OH देखो। अब हम यहाँ पे क्या देखें, क्या देखें यही घंटा को देखने को। अरे कहने का मतलब है बेटा इसके अलावा और भी करूँ मैं, ये कहता है कीटो ऑक्साइड के लिए आपकी मर्जी, क्या कहता है कीटो ऑक्साइड के लिए आपकी मर्जी। अगर आप OH के, ये तो एसिटेट ऑक्साइड है, पहले कीटो ऑक्साइड, यानी अगर आप OH के साथ उसके साथ वाले को लिखते हो तो उसका नाम शुरू कर दो सिन से, और उसके इधर लेते हो उसका नाम लिख दो एंटी से। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ना, 2 मिनट रुको जरा, सवाल करो इधर देखो। OH के साथ अगर CH3 का मतलब है सिन फॉर्म है, तो यहाँ पे नाम शुरू हो जाए सिन से, तो सिन मैंने लिख दिया, CH3 का नाम मिथाइल, C2H5 का नाम मिथाइल, तो सिन मिथाइल इथाइल और पूरे कंपाउंड का नाम क्या था कीटो ऑक्साइड। वो तो हमने देखा कीटो ऑक्साइड कैसे है, तो सिन मिथाइल इथाइल कीटो, राइट। लेकिन सर एंटी लिखना हो तो OH के एंटी में कौन है, ये यहां से चले जाओ, तो OH के एंटी में C2H5, तो यहां पे क्या जाएगा एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड। लोन पेयर का नाम हमारे पास कुछ नहीं है, लोन पेयर का नाम हमारे पास नहीं है। यहां पर देखो बेटा OH के साथ यहां पे दूंगा तो मेरे पास आएगा एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइड, और इसके साथ दूंगा तो क्या आ जाएगा सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड। ये हमारे पास एक ग्रुप फिनॉल के साथ ये है C डबल बॉन्ड और यहां पे वो था, राइट। तो एसिटाल्डिहाइड एसिटल ऑक्साइड बन गया सर, राइट। अब फिर यहां पे ये C डबल बॉन्ड होता NH2OH कराया, यहां पे बस एक फिनाइल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटल ऑक्साइड। तो यहां पे ये OH के साथ है, pH किसमें है, सिन में है। अरे लोन पेयर को नहीं लिखना, लोन पेयर को देखना ही नहीं, सिमेट्री में देखो क्या है pH, तो OH के साथ सिन फिनाइल मिथाइल एसिटल ऑक्साइड, एसिटल ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं OH का इसको नाम लिख सकता हूं एंटी मिथाइल फिनाइल एसिटल ऑक्साइड, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड एंड वाले कंपाउंड खत्म हो जाते हैं, मतलब और भी है पर हम लोग सिन और एंटी का यूज करना है। अब जहां पे भी आपके पास N डबल बॉन्ड N ग्रुप आएगा वहां पे आप लोगों को एजो का वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा, एजो, राइट। जैसे कि ये अब इसमें एजो में देखो बेंजीन अलग अलग तरफ है, तो क्या आ जाएगा एंटी एजो बेंजीन, क्या आ जाएगा बेटा एंटी एजो बेंजीन, और यहां पे देखो क्या आ जाएगा सिन एजो बेंजीन, राइट। अभी और भी कंपाउंड हो सकते हैं, इसमें तक दोनों तरफ CH3 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, समझ में आ गया, सिन मिथाइल एंटी एजो मिथाइल, राइट। और अगर इस तरफ CH3 इस तरफ करूंगा तो हमारे पास सिन मिथाइल। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, बस आपको देख के ऐसा लगता है कि क्या डरा है, बट सिन और एंटी बहुत आराम से, राइट। अब आते हैं फटाफट से इस तरफ, इसको मिटाया जाए ताकि इनके नाम लिखने में आसान हो जाए। हां ये टॉपिक हमने कराई नहीं है, सेमेंट की नहीं लिखी, ये टेबल हम लोग आराम से धीरे-धीरे सीख के करेंगे, ठीक है। देखो बायसाइक्लो का मतलब है दो साइकिल, क्या कंपाउंड है, दो साइकिल। अब देखो आपको दो साइकिल लिखी, एक साइकिल ये कंपाउंड, एक साइकिल ये कंपाउंड, यानी कि बायसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो साइकिल है। अब इन दो साइकिल में आप लोगों के पास कुछ आपको रूल फॉलो करने होते हैं और उसके बाद उसकी नेमिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप अपना वर्ड दे दीजिए इसको बायसाइक्लो, क्योंकि दो साइकिल है तो ये तो नाम दो, और उसके बाद लगा दीजिए किस कहते हैं बेटा। उसके बाद आपका काम है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं। जैसे कि मैं इधर से कार्बन लिखना शुरू करूंगा तो 1 2, इधर से करूंगा तो 1 2, दोनों तरफ दो दो कार्बन, बीच वाले में गिनना, सुन दो 2 मिनट सुन लो बस, उस पे करना। यहां पर 1 2 कार्बन, यहां पर 1 2 कार्बन, इसको नहीं गिनना, एक्चुअल में इस पे लगा दो डॉट। ये जो डॉट लगाए हैं आपने, इनको हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। अब ब्रिज हेड कार्बन से आप लोग उस तरफ जाएंगे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ये कि यहां पर 1 2 है, यहां पर 1 2 है, तो अभी तो आप कहीं भी जा सकते हो। और बीच में कितना है 1, मतलब इसको जोड़ने वाला कंपाउंड कितना है आपके पास 1। तो देखो इसका नाम ले लूंगा बाइसाइक्लो। यहां पर देखो कितने कार्बन है 2, इधर से इधर बात से 2, अभी समझ में आएगा तो एग्जाम में आ जाएगा टेंशन 2, फिर डॉट लगाइए, फिर डॉट 2, और यहां पर कितने कार्बन है बीच में 1। तो सबसे पहले कहां जाना है आपको, जहां पर बड़ा चेन, अभी बड़ा चेन नहीं दिखा, भी दिखा और एक और दिखा बेटा 2 डॉट 2 डॉट 2 इसके और 1 इस ब्रिज वाले की, जो ब्रिज बन रहा है उसमें कितने कार्बन है 1 है, तो ये आ जाएगा 1। और टोटल कंपाउंड के क्या करता है, इसमें वैसे तो गिन लो, गिनने वाला ये तरीका होता है, इसमें +2 करो, टोटल करके प्लस 2 2 4 1 5 और +2 यानी कि है 3। ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा। वैसे गिन लो तो भी 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा करके देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन, ठीक है। अब सर हमें ना वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
कंपाउंड को अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, जीने भी दे दुनिया हमें, अब जीने दो। देखो आपके पास ये कंपाउंड क्या हो गया, ब्रिजहेड कार्बन हो गया, ब्रिजहेड कार्बन हो गया। अब आप लोगों से अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला कंपाउंड देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने हैं, राइट। तो अब आप नंबरिंग कैसे करोगे, इस तरफ से, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, मेजॉरिटी कार्बन है 3 कार्बन, तो मैं इस तरफ से नहीं करूंगा 1 2 3, अदर कितने हैं 1 2, तो भैया पहले नाम पे डालूंगा बायसाइक्लो, फिर इधर पे डालूंगा 3.2 पॉइंट। अब यहाँ पे भी कार्बन दिख रहा है, नहीं भैया 0। और क्या बोला था मैंने, नाम करने के लिए इन सबको ऐड करो और प्लस 2 कर दो और एल्केन 3 2 5 और हेप्टेन, राइट। ये चीजें हमारे पास आती हैं और इन कार्बन को हम लोग ब्रिजहेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद नीट 2016 का पेपर था, उसमें ना एक ऐसे कंपाउंड दे दिए गए थे और उसमें पूछा था, मतलब अब कंपाउंड एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बन जाए यार, एक तो डायग्राम मेरे माशाल्लाह है, ऐसे करके एक दे दिया था, मतलब बाइसेप में कंपाउंड दिए थे यार, आप समझ जाओ, ऐसे करके दे दिया था, है ना। तो कुल मिला के इधर डबल बॉन्ड दे दिया था, इधर सिंगल बॉन्ड दिया था, मतलब कुछ इस तरीके से कंपाउंड, कॉन्सेप्ट समझाता हूं क्या दिया था, 3 कंपाउंड दिया था, उसमें कहा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब हमने टॉटोमेरिज्म को पिछले लेक्चर में देख लिया है, राइट। अब देखो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसके अलावा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, राइट। उसके अलावा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, है ना, और डबल बॉन्ड और भी, मतलब ऐसे बहुत सारे जो भी मैं आपको समझाया। लेकिन मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ उसका आंसर कैसे है, तो एक्चुअल में तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड देखूंगा तो डबल बॉन्ड डायग्राम, इस पे कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, क्या है मेरे पास 1 हाइड्रोजन, राइट। अब ब्रिज हेड वाले जो हाइड्रोजन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, उसका नाम मान लेना, कि 2016 का ही पेपर है, फेज 1 है, फेज 2 चेक करें। ब्रिज हेड वाले जो कार्बन हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, ब्रिज हेड वाले कार्बन कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेंगे। क्वेश्चन देख लेना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं, देखना पड़ेगा, लैंग्वेज में जाएगा, अभी टाइम मिलता है तो मैं देख लेता हूं क्लास में, राइट। तो ये हमारे पास ब्रिज हेड वाले कार्बन टॉटोमेरिज्म नहीं करते, तो ये चीज हमारे पास समझ में आ गई। तो इसके जो कार्बन है ये टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं देख के क्वेश्चन लेके आता हूं। अच्छा इसको देखो, इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, इस कंपाउंड को आप किस तरह से, भाई आपको देख रहा है कि सर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे फ्लोरो, राइट। तो सर नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, नाम नंबरिंग तो पहले इसी को ही जाएगी, ब्रिज हेड कार्बन को ही 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब 1 नंबर मैंने इसको दे दिया, अब 1 नंबर इसको भी दे सकता हूँ, इसको दे सकता हूँ, किसको दूं, 1 नंबर मैं इसको देता हूँ या फिर इसको देता हूँ, तो 2 3 4 ऐसे जाऊंगा या ऐसे जाऊंगा, भैया कैसे भी नहीं जाऊंगा। बायसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग का रूल है, आप पहले बड़ी वाली चेन में जाइए, चाहे भाड़ में जाए, इधर कुछ भी हो, OH होता कुछ भी होता, मुझे उससे मतलब नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी उससे मतलब नहीं है, पहले बड़ी चेन की तरफ जाएंगे। तो आप नेमिंग कर दीजिए यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें नाम पड़ रहा है 7 8 9, ये नाम सही है। वेल एक और नाम पॉसिबल है, मैं 1 यहां से शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब 7 की अगर बात करूंगा तो बेटा 7 मेरे पास फ्लोरो पे आ रहा है, मिथाइल पे आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे आईपीएस रूल रखने पड़ेंगे, क्या कि इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। तो फ्लोरो पहले आएगा, इसलिए ये वाई नेमिंग सही। अगर मैं दूसरी नेमिंग करता हूं, इसकी वाई नेमिंग क्यों गलत हो गया, ये देख लेते हैं। वाई नेमिंग आएगा ये, पर 7 नंबर ऐसा आ जाएगा, फिर अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 इसको दे सकता, प्रेफरेंस इसको देनी है फ्लोरो कंपाउंड को, तो इसलिए ये नेमिंग क्या है मेरे पास गलत है। और नंबर 1 को देना है वो ब्रिज हेड कार्बन की, बस 2 के इधर चलना है, 3 4 5 6 7 8 और इसको भैया भी 9, राइट। अब हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये तो नाम बात कर रहे हैं, सफिक्स है ना, और ये प्रीफिक्स बन जाएंगे सीएच के, और तो आईपीएस की सारे लोग तो वही रहेंगे, क्या कि सर इस पे है 7 फ्लोरो 9 मिथाइल, फिर इसके बाद आएगा बायसाइक्लो,
अब बाइसाइक्लो में वही चीज क्या कि पहले बड़े वाले कार्बन में कितने नंबर कार्बन है, एक बड़े वाले चेन रिंग में सॉरी 1 2 3 4 कॉमा सॉरी डॉट कॉमा भी डाल सकते हो, कई किताब में डॉट है कई किताब में कॉमा है। 1 2 3 4 कॉमा 3 कॉमा यहां पे कितने ब्रिजेट कार्बन बेटा, एक ही कार्बन नहीं है ना, इसमें क्या आ जाएगा 0 और नाम क्या आ जाएगा नो नेम। 4 3 7 और मैं क्या बोला 2 वैसे भी लिख रहे हैं तो भी आपका 9 बनेगा, देखो 9 तो बन ही रहे हैं, 4 3 7 और 2 बना देना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा नो नेम। राइट, फटाफट से इसका कंपाउंड का नाम देखो। एक यहां से देना पड़ेगा, मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, फंस 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ बराबर है। अबे दोनों तरफ बराबर है तब तो फंक्शनल रूल में प्रेफरेंस दोगे ना मुल्ला, इसलिए फंक्शन अब ऑब्वियसली बात है, यहां तो प्रेफरेंस का सवाल ही नहीं था, यहां तो बड़ी चीज की तरफ इस तरफ जाएंगे ना तो आईपीएस की कॉमन लेंगे तो चलेगी। तो यहां पे जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट, शायद राइट नहीं या राइट है तो देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं यहां से रखने शुरू करूं तो इसको नहीं देखना ना, आपकी बात थी सर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ब्रोमीन पे प्रायोरिटी कम जा रही है, अगर आप यहां से शुरू करोगे तो ब्रोमीन पे प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी, अभी शायद 9 जाएगी, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 7 8 आ रही है ब्रोमीन पे प्रायोरिटी। अरे मेरे लाल मेरे मुन्ना मेरी बात सुनो, ब्रोमीन और एल्डिहाइड में से प्रायोरिटी किसको दोगे, एल्डिहाइड को, इसलिए इसका नाम बन जाएगा ना 2, इसको दोगे प्रायोरिटी, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज की 6। अब इधर से चलते हैं 7 8 9 10 राइट, ये चीज रहेगी। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कंपाउंड में 2 पे का नाम बाद में आएगा तो हम लिखेंगे 9 ब्रोमो, फिर ब्रैकेट में वही बाइसाइक्लो ब्रैकेट लगा लीजिए, कितने नंबर कार्बन है 1 2 3 4, इधर भी 4 है 4 4 देन डॉट 1 ठीक है, और कितने हो गए 4 4 8 1 9 और उससे कहते हैं यूनिडेक 11 है तो यूनिडेकेनल यूनिडेक डायडेक डोडेक ट्राइडेक ये सब पढ़ेगा ना, तो 11 का आ जाएगा यूनिडेक और ये नल डेकेन 2 पे डेकेन 2 समझ रहा है, बहुत सिंपल से है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी है, बस पहले कार्बन से कर सकती है, तेरी बड़ी चीज स्पाइरल कंपाउंड ये होगा वैसे कंपाउंड कार्बन का, ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं देख पक्का ही क्वेश्चन फ्रेम करके बताता हूं आपको। स्पाइरल कंपाउंड से हमारे पास क्या आता है, ये ग्रुप है ना। अब यहां पे देखो कोई वो नहीं है ब्रिज वाला कार्बन, तो आपकी बात है इसका उल्टा कर दो, छोटे को प्रेफरेंस दो, वहां पे बड़े को प्रेफरेंस दे, छोटे की तो बात सुननी चाहिए क्या, तो 1 2 यहां से शुरू करेंगे, जाएंगे इधर 3, इस पे 3 देना पड़ेगा। अब इधर तो आपकी मर्जी है 4 5 6 7 या नहीं भी जा सकते हमारे पास, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें 2 कार्बन है, स्पाइरो ग्रुप है, जैसे हम बाइसाइक्लिक का था, यहां पे लिखते स्पाइरो 2, अदर लिख रहे हैं 3, और इसमें बीच में कोई कार्बन बनता ही यार, ब्रिज कार्बन है, एक कार्बन है तो एक 0 इसमें है, तो स्पाइरो 2 3 कितने हो गए बेटा 2 3, यहां पे बीच में इधर 2 है 1 2 3 4 सॉरी 2 4 आई एम सॉरी 4, तो इसमें 0 को लिखना है कि तीसरा लिखते ही है, ठीक है, तो 2 4। अब इसमें क्या था, इन दोनों को ऐड करके +2 करो, +2 करके लेकिन हमें ब्रिज हेड पे 2 कार्बन, यहां पे जो ब्रिज बना है एक कार्बन है, इसमें एक ऐड करो, तो स्पाइरो 2 4 हेक्स, तो क्या हो जाएगा हेक्स में एक ऐड करो तो हेक्स हो जाएगा बेटा 30, राइट। अब ये वाला कंपाउंड में देखता हूं, ये वाले ग्रुप में नंबरिंग 1 इसको जा सकती है, 1 इसको जा सकती है, 1 इसको जाएगी, इसको सर फंक्शनल ग्रुप को हम नहीं देते, वेरी गर्दन लगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि सर आप छोटे वाले को प्रेफरेंस देंगे भले ही फंक्शनल ग्रुप, तो आपके पास 1 2 3 हां 4 5 6 7 इसमें चॉइस है आपकी, क्यों कि आप ऐसे दोगे तो आपके पास CH को दूसरा नंबर मिल रहा है, और अगर आप यहां से दोगे तो देखो 6 मिल रहा था अभी, 4 5 6 7 अब 5 मिल रहा है, यानी कि वाई देंगे परफेक्ट, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 1 पे ब्रोमो, ठीक है, फिर स्पाइरो कंपाउंड है, और उसके बाद कितने कंपाउंड 2 डॉट 1 2 3 4 ब्रैकेट 1, ठीक है, और कितना आ जाएगा 2 4 6 और 1 7 हेप्टेन 5 तो ये आप लोगों के पास
स्पायरो कंपाउंड की फाइनल नेमिंग हो जाती है। और इसी के साथ आप इतना नोट करो, इतने में जो है कोको वाला क्वेश्चन दे दिया, परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने, ये बिल्कुल परफेक्ट ये क्वेश्चन था। मैंने कहा था इनमें से कौन सा कंपाउंड वे टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, राइट। अब देखो मेरी बात, मैंने क्या बोला आपको कि ब्रिज हेड वाले जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाते। और टॉटोमेरिज्म की कंडीशन पिछली वीडियो में आपको देख चुके हैं, एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, उसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना, और आराम से कॉन्जुगेशन कर लेना चाहिए। ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी है पिछली वीडियो टॉटोमेरिज्म में, नहीं देखो देख लेते हैं प्लीज। देखो ये था डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन एक तो ये है, एक ये है, ये दो अल्फा कार्बन है, इन पे हाइड्रोजन है नो डाउट। देखो यहाँ पे 2 3 एक हाइड्रोजन है इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, बट टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन नेसेसरी थी। लेकिन याद रखना ब्रिज हेड वाले जो कार्बन है ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, और इसीलिए ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी। इस कंपाउंड को देखना यहाँ पर देखते हैं तो इस वाले कार्बन के पास अल्फा कार्बन या तो ये है या फिर अल्फा कार्बन ये है। इस अल्फा कार्बन में तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे यार 2 बॉन्ड ये रहे कार्बन के, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, हाइड्रोजन तो है नहीं, ये तो वैसे ही मर गया। इधर देखना इस कार्बन पे 1 2 3 हां एक हाइड्रोजन है, लेकिन रुको जरा, क्या ये हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन पर है? हां ये हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन पे है, इसीलिए ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। आखिरी वाले पड़ाव पे आते हैं। इस कार्बन के पास जो अल्फा कार्बन एक तो ये है और एक ये है। अब क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाँ 1 2 2 हाइड्रोजन है, मुझे तो एक ही चाहिए, मैं बस एक दिखाना चाहता हूं, राइट। और 1 2 3 इसके पास ये हाइड्रोजन। ओ भाई साहब ये हाइड्रोजन तो ब्रिज हेड पे आ गई, तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, लेकिन ये तो कर सकता है ना ब्रिज हेड पे। थोड़ी ब्रिज हेड पे यहां पर है बेटा, ये ब्रिज हेड है, ये थोड़ी ब्रिज हेड, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? तो आप कहेंगे सर इसका एक H इधर ले जाओ, जैसे पिछले वीडियो में कहा था ऐसे कर लो, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। धूमधाम से 5 नंबर मिलेंगे भैया। सर 5 नंबर मतलब अभी समझते हैं, ये देखो ये कंपाउंड बन गया आपके पास, समझ में आ गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड और अरे 5 नंबर एक नंबर गलत कर देते -1 और 4 हो जाए मिलते हैं, तो अब गलत नहीं करोगे ना, तो 5 नंबर मान के चलो, तो नेगेटिव मान बच्चा अवॉइड करा अपने कॉम्बिनेशन। तो ये आपके पास का आंसर ओनली थर्ड विल एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। ये पूछा कि कौन सा आपके पास टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर आपके कंपाउंड्स क्लियर है, ब्रिज हेड वगैरह की सारी चीजें टॉटोमेरिज्म वगैरह, तो इस तरीके की टफ क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं शायद भी एग्जाम में उसमें पूछा गया था, तो टफ क्वेश्चन था। इधर टफ इक्का दुक्का होते हैं वही रैंकर्स वालों के लिए, है ना, मेरे लिए था नहीं, तो बस हम तो पढ़ा सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी कुछ हो चुका है, ठीक है। अगली क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स जो रहेंगे उसको शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।